अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? सब बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है भैया बच्चों? अच्छा जी, कैसे हो भाई आप लोग? सब बच्चे सेट चल रहे हैं, बारिश एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, चलो भाई बेहतरीन हो गया। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बाय द नेम ऑफ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती हैं, कोई भी आपके पास ऐसा प्रॉब्लम जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है वो कैसे सॉल्व किया जाएगा। मिसाल एक देता चलूं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, ताकि आपको समझ में आए कि हमारे पास बायोलॉजी में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती कैसी हैं। आपके पास कोरोना वायरस आया ना, अब कोरोना वायरस के लिए सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करना था कि ये प्रॉब्लम कहां से निकली है, इसकी रीजन मेजर क्या हो सकती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम उसकी एक एक तरतीब बनाते जाते हैं कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं कि जिसके बिहाफ पे हम इसका इलाज निकाल सकते हैं। ये किसकी वजह से हो रहा है, वायरस है, बैक्टीरिया है, सिम्टम्स क्या क्या हैं, डेडली है या नहीं है, ये तमाम चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ती हैं। फिर कहीं जाके आप उसका एक सोल्यूशन डिराइव करते हो। समझ रहे हो बच्चों? तो यहां पर भी यही मामला है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपने कौन कौन से प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, हम इस चैप्टर में उन प्रोटोकॉल्स को देखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों एक चार्ट है, इस चार्ट को जरा अच्छे से समझ लेना। चार्ट में बातें कुछ इस तरह से समझाई गई हैं कि सबसे पहले तो आपके पास कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अराइज होती है। बायोलॉजिकल मेथड्स में सबसे पहली चीज क्या है कि हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो अराइज होती है उसको हम देखना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं। अब कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अराइज होती है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो पिछली इंफॉर्मेशन है या उससे रिलेटेड जो ऑब्जर्वेशंस हैं हम उनके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। अच्छा, होता कुछ इस तरह से है कि मिसाल के तौर पे हमारे पास जैसे कोरोना की एग्जांपल आई थी, तो कोरोना के बारे में बात करता चलूं मैं कि कोरोना के अंदर हमारे पास जब लोगों ने बीमारी देखी, सर्च आ जाओ ऐप लैपटॉप में सर्च किया था लेकिन वो नहीं आ रहा था। लैपटॉप में सर्च करने पे छा जाओ की एक जर्नल वेबसाइट आपको मिलेगी जिसमें हमारे पास हमारा एक पोर्टफोलियो बना हुआ है, कुछ जर्नल सर्वेज हैं, हमारे बारे में कुछ बातें हैं। लेकिन एज सच एप्लीकेशन जो है वो या तो गूगल प्ले स्टोर के ऊपर या फिर आईफोन वगैरह का जो एप्पल स्टोर होता है उसके ऊपर आपको अवेलेबल होगी। लैपटॉप पे ये नहीं चलेगा। आपका जो ये एप्लीकेशन है वो, ठीक है बेटा फातिमा, इसके लिए हमें मोबाइल को यूज करना पड़ेगा। लैपटॉप पे तो वेबसाइट सर्च हो जाएगी इसकी थोड़ी सी। बहरहाल, सो आई वाज सेइंग कि हमारे पास जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अराइज होती है, एंड नाउ दिस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है इससे देखा जाता है कि इसकी पिछली इंफॉर्मेशन कैसी थी। इस तरह की कोई और चीज पहले हमारे पास मार्केट में कभी आई है? हमारे पास कोरोना वायरस आया, हमने कोरोना वायरस से रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस की, सिम्टम्स क्या हैं इसके। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कोरोना वायरस के अंदर जो बीमारी फैलाने वाला जो वेक्टर है, ये वेक्टर आपके पास कौन है? ये कोई बैक्टीरिया है, ये वायरस है, ये प्रोटोजोन है, नीमाटोड है, क्या चीज है? इससे रिलेटेड जो पीछे बातें थी हमने कहा जी सार्स इसका वायरस का ग्रुप था जो कि पीछे से चलता हुआ आ रहा था। उसने इस तरह की तबाहियां पहले ही मचाई थी, फ्लू और फीवर और इस तरह की मामला आपके पास पहले भी होते। तो वी आर कलेक्टिंग दैट प्रीवियस डेटा। उस प्रीवियस डेटा के साथ हम लिंक कर रहे हैं कि अच्छा तो इसके अंदर बायोलॉजिकल रीजंस ये हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस हमारी ये हो सकती हैं। उसके बाद हम एक चीज अपने दिमाग में लेके आते हैं, हम कहते हैं ओके लुक, सार्स वायरसेस से इसी तरह के सिम्टम्स आ रहे थे 10-15 दिन वाले, 20 दिन वाले, के सूंघने की मसले होते थे और टेस्ट वाला प्रॉब्लम हो जाता था, खत्म हो जाता था। तो इट मींस कि इट हैज समथिंग टू डू विद द सेम ग्रुप ऑफ वायरसेस। अब हम एक हाइपोथेसिस ड्राइव करते हैं, एग्जांपल देके बात कर रहा हूं। हाइपोथेसिस क्या ड्राइव कर रहे हैं हम? हाइपोथेसिस ड्राइव करते हैं, ओहो सो देखो जरा, हमारे पास फॉर एग्जांपल सार्स ही से बीमारी होती कि नहीं होती। अब हाइपोथेसिस जब एक बार आ जाता है तो फिर हम हाइपोथेसिस की एक्सप्लेनेशंस देते हैं इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग्स के साथ। व्हाट इज एन इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग, इसकी तो अभी हम तफसील देखने जा रहे हैं आगे थोड़ी देर में। लेकिन यह है कि हम रीजन जनरेट करते हैं यूजिंग अ हाइपोथेसिस कि क्या वायरस की वजह से फ्लू हो रहा है या नहीं हो रहा। रीजन तलाश करते हैं, उसके मुख्तलिफ ट्रेंड से रीजन तलाश करते हैं।
जब एक बार हमें उसका रीजन मिल जाता है तो फिर हम रीजन के जरिए उसमें एक्सपेरिमेंटेशन पे टूट पड़ते हैं, हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंटेशंस में हमारे पास एक तो हम मेथड यूज करते हैं, केमिकल यूज करते हैं, फिजिकल कुछ मेथड्स होते हैं, फिर डेटा कलेक्शन होती है, भाई कितने लोगों को हो रहा है, वायरस फैल रहा है, क्या है आपस में एक दूसरे को लग रहा है, लगने के तरीकेकार क्या है, कि ब्लड से लग रहा है या बात करने से लग रहा है या सलाइवा से लग रहा है, इस तरह किसी चीज से लग रहा है। समझो मेरे बच्चों मेरी बात को। तो आपके पास क्या होता है कि आप डाटा कलेक्ट करते हो और डाटा की एनालिसिस करते हो कि जो डाटा हमारे पास आया है ये डाटा किस हद तक वैलिड है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इसमें क्या फ्लॉज हैं डाटा के अंदर, आप कैलकुलेशंस करते हो सारी एक तरफ। फिर उसके बाद आप दो चीजें पे आते कि क्या आपने जो डाटा कलेक्ट किया उसने आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया। जो डाटा आपने कलेक्ट किया है तो मार्केट से एक्सपेरिमेंटेशंस किया, क्या उससे पता चला कि सार्स जो कोरोना वायरस है उससे ही ये बीमारी फैल रही है या कोई और चीज है। इफ नो तो आप फिर नए सिरे से नया हाइपोथेसिस बनाते हो, नया काम स्टार्ट करते हो। अगर आपकी बात सही होती है तो आप क्या करते हो, अगर आपके डाटा जो आपने कलेक्ट किया है, जो आपने एक्सपेरिमेंटेशंस किए वो आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं, देन दैट मीन्स कि आपके पास अब ये चीज थ्योरी की फॉर्म में आती है। क्या कोई बच्चा मुझे किसी बायोलॉजिकल थ्योरी का नाम बता सकता है जो उसने कभी जिंदगी में पढ़ी हो? कोई ऐसी बायोलॉजिकल थ्योरी जो उसने कभी जिंदगी में पढ़ी, बायोलॉजी की कोई थ्योरी, बायोलॉजी की थ्योरी किसी बच्चे के दिमाग में हो, कोई इस तरह की कुछ कहानी, इस तरह की चीज पढ़ी तो होगी बच्चों ने, 8 में पढ़ी होगी, 9 में तो आप लोग आए हो, आप तो नहीं शायद अभी पढ़ी होगी, लेकिन 7 में कभी पढ़ी होगी, 8 में पढ़ी होगी। किसी बच्चे ने भी नहीं पढ़ी, कोई एक बच्चा भी ऐसा नहीं है जिसने कोई बायोलॉजी कोई थ्योरी नहीं पढ़ी हो जिंदगी में, कोई थ्योरी ना पढ़ी हो। कोई बच्चा ऐसा, कोई बच्चा जिसने बायोलॉजी की कोई थ्योरी पढ़ी हो, कभी नाम सुना उसका, एनी थ्योरी रिगार्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी? सेल थ्योरी, वेरी गुड, अंशरा ने बताया सेल थ्योरी 3 पोस्टुलेट्स, रॉबर्ट विरशॉ, श्रीडेन एंड शॉन ने अलग अलग मौके पे आके एक समरी बनाई आपके पास कि सेल्स को की थ्योरी क्या होती है। वेरी गुड बेटा अंशरा, वेरी गुड। इसके अलावा मैं बताता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने डार्विन्स की थ्योरी का नाम जरूर सुना होगा, डार्विन्स की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, नाम सुना है बच्चों? नाम सुना है डार्विन्स की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन? एग्जैक्टली, ये भी अंशरा ने बताया, बाकी सारे बच्चे भी खामोश है, शायद उन्होंने अभी नहीं जिक्र पढ़ा होगा इसका कभी। तो ये थ्योरीज हैं, हाइपोथेसिस ड्राइव करते हैं, उसके बिहाफ पे थ्योरीज बनाते हैं। मेरे बच्चे समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा, एक बात और याद रखना, बायोलॉजी में हमारे पास आमतौर पे लॉज नहीं होते, लॉ बायोलॉजी में नहीं होते, क्योंकि लॉ एक ऐसी स्ट्रिक्ट चीज होती है कि उससे ना इधर ना उधर बात नहीं हो सकती। फिजिक्स में लॉज पढ़े, केमिस्ट्री में पढ़े आपने, जैसे हम फिजिक्स के अंदर लॉ पढ़ते हैं, लॉ कौन सा होता है फिजिक्स का? कोई लॉ याद है किसी बच्चे को? कोई लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन, 3 लॉज ऑफ मोशन, वेरी गुड। इसी तरीके से केमिस्ट्री के बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ आपके पास होता है ना, पास्कल्स लॉ, ये केमिस्ट्री फिजिक्स में तो मिल जाएंगे, ये केमिस्ट्री फिजिक्स में आपको लॉज मिल जाएंगे क्योंकि उसमें बड़ी स्पेसिफिक बात होती है। अब जो न्यूटन ने लॉ कह दिया आपके पास, इनर्शिया कब दे दिया, F = ma दे दिया, या फिर आपके पास जो है वो इक्वल डायरेक्शन वाला लॉ दे दिया कि जो आपके पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि जो चीज आपके पास इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन में, जाहिर सी बात है, वो रिस्पॉन्स देती है। ये सारे लॉज हैं, ये स्पेसिफिक बात है, इससे हट के बात हो नहीं सकती, ऐसा ये कि नहीं है। लेकिन बायोलॉजी में लॉज नहीं होते, बिकॉज बायोलॉजी में कोई भी चीज ब्लैक या व्हाइट नहीं होती, इट्स ऑलवेज इन द ग्रे जोन। वालेकुम अस्सलाम उमर बेटा, कैसे चल रहे हो भाई? हम यहां पर लॉ और थ्योरी की बातें कर रहे थे, हम ये बातें कर रहे थे कि कौन से लॉज बायोलॉजी में क्यों नहीं होते और फिजिक्स केमिस्ट्री में क्यों होते। तो याद रखना बच्चों, बायोलॉजी के अंदर कोई भी चीज ब्लैक या व्हाइट नहीं होती, हमेशा ग्रे जोन में होती। सर ये ब्लैक व्हाइट ग्रे जोन क्या होता है, ये कलर्स क्यों बता रहे हैं आप? कलर इसलिए बता रहा हूं कि ब्लैक और व्हाइट ये आमतौर पे अंग्रेजी के माकूले हैं। माकूले से मुराद ये होता है कि कोई भी चीज ब्लैक या व्हाइट या यस और नो नहीं होती, बल्कि मे बी वाले जोन में होती है बायोलॉजी के अंदर। अब मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं कि ह्यूमन हाइट जो है, इंसानों की हाइट फिक्स हो सकती है कभी? क्या आप बोलो कि ह्यूमन हाइट फिक्स होगी? भाई इससे आगे कोई बात नहीं होगी, ह्यूमन हाइट फिक्स होगी, इससे आगे कोई बात नहीं होगी। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है? खामोश हैं बच्चे थोड़े से,
ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, बच्चे खामोश हैं। सर नो इट इज वेरिएबल, यस एग्जैक्टली। अगर हमारी हाइट या तो बड़ी होती 6 फुट या छोटी होती 3 फुट तो हम कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट है तो लॉ बन सकता है, हाइट कैन ऑलवेज बी 6 और 3, ये लॉ ऑफ हाइट होता। सर हमजा के नया लॉ हो गया भाई बायो के अंदर, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि वी नो कि देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ हाइट्स दैट कैन एग्जिस्ट बिटवीन 6 फीट एंड 3 फीट, इसके दरमियान कई सारी हाइट्स हो सकती है, वेरिएबिलिटी है हाइट के अंदर। इस वजह से बायोलॉजी में कई सारी किस्म की आपके पास वेरिएशंस होती हैं, एवरेजेस होते हैं, एक्सट्रीम्स नहीं होती, इसलिए कभी भी लॉ नहीं निकलता। तो याद रखिएगा लॉ हमेशा उस वक्त होता है जब आपके पास कोई चीज फिक्स होती है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। अब आप यहां पर हो, मून पे हो, सन पे हो, किसी भी जगह पे हो, वहां पर आपके पास ग्रेविटी होगी और उसी लॉ के तहत आप ग्रेविटी कैलकुलेट करोगे। लेकिन ह्यूमन बॉडी में ऐसा नहीं होता। ह्यूमन बॉडी में हाइट का डिफरेंस तो बहुत सारी चीजों का डिफरेंस आ जाता है आपके अंदर, आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म का फर्क आ जाता है, हार्मोनल स्ट्रक्चर्स, हार्मोनल सिक्रीशंस का फर्क आ जाता है, बहुत सारी चीजों का फर्क आ जाता है। तो ये बात याद रखिएगा। मूविंग ऑन, the very first step of your biological method, of your biological investigation is observation. अगर आपके पास कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आई है तो उसमें ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। नाउ व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? मैं इस वक्त आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, हम दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हैं, बल्कि मैं आपको नहीं देख रहा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन को देख रहा हूं, कैमरे को देख रहा हूं, आप लोग मुझे देख पा रहे हो। ये क्या है? हम एक दूसरे को देख रहे हैं, या एटलीस्ट आप मुझे देख रहे हो, यू गाइज आर ऑब्जर्विंग मी। ऑब्जर्व करके आप जर्नली एक आइडिया बना लेते हो बंदे के बारे में कि क्या चीज हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। तो वेरी फर्स्ट थिंग वी डू इज वी ऑब्जर्व समवन। हम किसी जगह पे एंटर होते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को तो रखो साइड पे, हम किसी कमरे में एंटर होते हैं। आमतौर पे कुछ लोग होते हैं कि जिनका तरीकेकार ये होता है कि वो कमरे में घुसते सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ से बाहर निकलने का एक और रास्ता क्या है, या इस कमरे का सबसे कॉर्नर वाला पोर्शन क्या है, मैं वहीं जाके बैठूंगा या बैठूंगी। क्यों बैठूंगी भाई? इसलिए बैठूंगी या बैठूंगा कि भाई मुझे लोगों के साथ बात करने का शौक नहीं है। आई एम सो इंट्रोवर्ट। अब इंट्रोवर्ट है तो भाई कोने में जगह ढूंढते हैं। तो यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग, आप पूरे एरिया को स्कैन करते हो कि भाई कौन सी जगह कहां पर है। इस तरह से आप दोस्त बनाते हो। आप किसी नई जगह पे जाते हो, आप इंशाल्लाह आप लोग अभी कॉलेज में जाओगे 2 साल के बाद, या किसी बच्चे ने स्कूल चेंज किया है, या इंशाल्लाह जब आप लोग डॉक्टर बनोगे तो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाओगे, तो आपके जो दोस्त वगैरह होंगे, सर्कल होगा आपका, उस सर्कल के अंदर आप पहले बंदों को ऑब्जर्व करोगे भाई ये दोस्त बनाने के काबिल है भी कि नहीं है, ये हमारे लेवल का नहीं है भी कि नहीं है। तो उसमें क्या होता है, यू ऑब्जर्व पीपल so that you can identify कि either they fall in the same category as you do or not। तो आप उसके हिसाब से अलग अलग कर देते, भाई नहीं ऐसा नहीं होगा, हम तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते। ठीक हो गया? तो सबसे पहली चीज तो याद रखिएगा, the first step is to identify the reason of the problem followed by formulation of a question about what has been observed। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात अच्छे से याद रखना यहां पर कि यहां पर 3-4 वर्ड इस्तेमाल हुए। आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ द प्रॉब्लम का रीजन आइडेंटिफाई करना है, फॉलोड बाय फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन अबाउट व्हाट हैज बीन ऑब्जर्व्ड। ना प्यारे बच्चों, ये जो मैंने बातें यहां पर नोट डाउन की है ना, इसको जरा गौर से समझ लेना, ये आपको जिंदगी में हेल्प करेंगी बहुत ज्यादा। बायोलॉजिकल मेथड्स को सॉल्व करना या इसका चैप्टर पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बायोलॉजिस्ट बनने जा रहे हो तो आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो। इन पॉइंट्स को यूज करते हुए अपनी जिंदगी के तमाम मेजर प्रॉब्लम्स को, जिस भी फेज में आप एंटर होते हो ना, इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, बहुत बेहतर ऑब्जर्वर बन सकते हो। आप जब बेहतर ऑब्जर्वर होगे ना तो आपको डिसीजंस लेने में बड़ी आसानी होती है। सबसे पहली चीज क्या होती है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई कि प्रॉब्लम अराइज किसकी वजह से हुई है। अभी जो प्रॉब्लम आई है किसी वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, किसी इंसान की वजह से, किसकी वजह से आई है? हम कहते हैं ना वो जो कोरोना फैला था वो किसी आदमी ने चमगादड़ खा ली थी, बैट खा ली थी, ऐसे ही कुछ सुनने में आया था। पता नहीं कितना सच्चा है कितना झूठा है, पता है तुम लोगों को ये बात? किसी बंदे के ऊपर हमने इल्जाम डाल दिया था चीनी वीनी के ऊपर कि उसने कोई वो खा ली थी, कोई बैट खा ली थी, चमगादड़ खा ली थी, और वो उसके बाद उसने वो फैला दिया। वो अब पता नहीं बात कितनी सच्ची कितनी झूठी है, लेकिन बहरहाल ये है बात। तो हमने क्या किया, हमने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, ये बंदा और इसकी भूख थी जिसकी वजह से कोरोना वायरस फैला। भूखा था तो खा लिया ना उसने, तो ये प्रॉब्लम। अब उसके नतीजे में सवाल क्या उठते हैं? सवाल ये उठते हैं ये इसको क्या हुआ था कि इसने जो है वो
आपके पास चमगादड़ खाए, इसको कोई और चीज नहीं मिले, खरगोश नहीं मिला था, कोई बकरी नहीं मिली, कोई मुर्ग मुसल्लम खाता, कोई कुछ इस तरह की चीज कोई खाता, मुर्गी मुर्गी पकड़ लेता, कोई राने वाने खाता उसकी बकरे की ना, कुछ ऐसा चमगादड़ खा ली। तो सवाल उठते हैं, सवाल उठते रहेंगे। तो सवाल किस बेसिस पे उठेंगे कि आपने ऑब्जर्व क्या किया, आपने जो ऑब्जर्व किया उसकी बेसिस पे आप क्वेश्चन उठाते हो। मेरी बात समझ आ रही है? मूविंग ऑन मूविंग ऑन मूविंग ऑन। अगली चीज क्या है? एन ऑब्जर्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज गेन्ड थ्रू द सेंसेस और थ्रू द यूज ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट। नाउ ये बड़ी दो इंपॉर्टेंट बात हो गई। पहली बात क्या इंपॉर्टेंट है? हम कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन एक स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज है, गेन्ड थ्रू, किस तरह से मिलती है हमें ये? सेंसेस के थ्रू या फिर साइंटिफिक इक्विपमेंट के थ्रू। भैया जी, या तो आपके पास सेंसेस के थ्रू, 5 सेंसेस होते हैं ना, उसके थ्रू मिलती है, या फिर आपको साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से क्वांटिटेटिवली असेस करके मिलती है। अब आप बोलोगे सर आपने वर्ड इस्तेमाल किए क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, सर ये क्या मामला है भैया? ये आपने दो खतरनाक लफ्ज इस्तेमाल कर दिए। तो समझे बात को। हमारे पास क्वालिटेटिव क्या होता है? लुक, मैं अगर अपने हाथ को यूज करते हुए इस स्क्रीन को टच करता हूं, ये यहां पर टच कर रहा हूं स्क्रीन को, तो मेरा बेटा मुझे बताओ कि आई कैन फील कि ये गर्म हो रहा है, इस वक्त ये चल रहा था, गर्म हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं किसी बर्फ को जाके हाथ लगाऊंगा तो वो ठंडी हो रही होगी। ये मैं क्वांटिटी चेक कर रहा हूं, क्वालिटी चेक कर रहा हूं? Quality. Why? Because I'm checking how hot or how cold this screen is, or how hot or how cold an ice cube is. तो I'm checking the quality. I'm not checking the quantity कि कितनी गर्मी है। अब कितनी गर्मी अगर होगी ना, तो उसकी मुझे कैलोरीमीटर या इस तरह का थर्मामीटर या इस तरह की कोई चीज यूज करनी पड़ेगी, जिससे मुझे क्वांटिटेटिवली पता चलेगा कि कितना चेंज आया आपके पास टेम्परेचर में। बट इफ आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग जस्ट बाय टच एंड आई जस्ट वांट टू फिगर इट आउट कि आपके पास क्या चेंज आ रहा है उसके अंदर, उसके टेम्परेचर में क्या चेंज आ रहा है, जस्ट बाय द लुक ऑफ इट, जस्ट बाय द फीलिंग्स ऑफ इट, तो वो हमारे पास क्वालिटी के अंदर आ जाती है। 5 सेंसेस में आमतौर पर ये होता है। मैं अगर आपको देख रहा हूं, मुझे देख रहे हो, तो आप क्वालिटी असेस कर रहे हो। भाई हम यूट्यूब खोलते हैं, सब बच्चे इस्तेमाल कर रहे हो जी, 144 पिक्सल की वीडियो, 240 की, 360 की, फिर आपके पास 1080 की होती, फिर 4K पे चली जाती है। ऐसे ही होता है ना। तो हमारे पास क्वालिटी ऑफ दैट वीडियो बढ़ती जा रही है, अच्छी होती जा रही है ना? ऐसे ही ना। क्वांटिटी की असेसमेंट नहीं है कि उसके अंदर क्या मामला है, वी आर जस्ट लुकिंग एट द क्वालिटी। तो हम अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उसको। तो 5 सेंसेस जब कभी इन्वॉल्व होंगे, दैट्स योर क्वांटिटी। एंड इफ यू वांट टू मेजर समथिंग अप, जैसे आपके अंशरा ने बताया, क्वांटिटेटिव टूल्स आर इन्वॉल्व, whereas in qualitative tools 5 senses are involved। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। ओके, तो इसका मतलब है कि नॉलेज गेन होगी ऑब्जर्वेशन की आइदर थ्रू क्वांटिटिफिकेशन और क्वालिटिफिकेशन। क्वालिटी असेस या क्वांटिटी असेस करेंगे, तब हमारे पास करेक्ट आंसर निकल के सामने आएगा। लेट्स लुक एट दिस। हमारे पास क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव के अंदर क्या हो गया? विजन, पाम, योर टच, योर टंग, टेस्ट ऑफ, आपके पास सेंस ऑफ टेस्ट, हियरिंग एंड स्मेलिंग, यू आर गोइंग टू स्पेल इट। तो ये आपके पास पूरा सीक्वेंस बनता है। अब बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको ये बात पता है कि जो हम यहां पर क्वालिटी चेक कर रहे हैं, इस क्वालिटी को चेक करवाने में हमारी बॉडी के कौन से स्पेसिफिक सिस्टम का रोल होता है? कौन सा स्पेसिफिक सिस्टम होता है जो ये काम कराता है? जो आंखों से दिखवाता है, कानों से सुनवाता है, सूंघवाता है आपको नाक से, जबान से टच फील होती है, नर्वस सिस्टम। ओ यस, एग्जैक्टली। फातिमा ने कहा सर ब्रेन, वेरी गुड, वो भी आपके पास ही काम करता है। और अंशरा ने कहा कि सर ये नर्वस सिस्टम, उर्वा कह रही है सर ब्रेन, उमर कह रहे हैं सर हमारा नर्वस सिस्टम। वेरी गुड मेरे बच्चों, बेहतरीन बात हो गई। आंखों को कहते हैं हम विजुअल। ब्रेन का पीछे वाला हिस्सा होता है, इंशाल्लाह आप लोग पढ़ोगे नर्वस सिस्टम को। ब्रेन के पीछे वाला हिस्सा होता है यहां पर, जो गुद्दी से थोड़ा सा ऊपर होता है, ये आपकी नजरों को, आंखों को कंट्रोल करता है। आपके पास जो आपका टच है, टच फीलिंग जो आप कर रहे होते हो, अगर आपने सर पे इस तरफ से हाथ रखते हो ऐसे करके, ब्रेन के ऊपर वाला पोर्शन होता है, वो आपके सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है कि आप क्या चीज सेंस कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। इसके अलावा अगर हम टच की बात करें, तो यहाँ पर रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं जो आपके ब्रेन तक जाते हैं,
फ्रंट लोब तक और ऊपर वाले लोब तक जाते हैं, वहां से आपको पता चलता है कि आप क्या टेस्ट फील कर रहे हो। कान वाला जो आपके पास ये नर्वस ब्रेन का पार्ट होता है स्पेसिफिकली, वो यहाँ होता है, गुद्दी होती है आपकी ना कनपट्टी, यहाँ पर कनपट्टी, यहाँ पर एक ब्रेन का पार्ट लगा होता है, इस साइड पे भी होता है, इस साइड पे भी होता है, वो कानों को सुनने में हेल्प करता है। और जो नाक के सूंघने का पार्ट है, आपके नाक के अंदर घुसते अंदर खाली जगह होती है, उसको नेजल कैविटी कहते हैं। यहाँ के न्यूरॉन्स जाके, न्यूरॉन लगे होते हैं नर्व सेल, वो डायरेक्ट जाके इस वाले पोर्शन से कनेक्टेड होते हैं। तो ब्रेन से सारी चीजें कनेक्ट होती है, हमारा ब्रेन ये सब चीजें कंट्रोल करता है। हमारा ब्रेन, जब इंशाल्लाह आप लोग पढ़ोगे ना नर्वस सिस्टम को, तो आप एक टॉपिक पढ़ोगे नर्व इंपल्स। क्या नाम टॉपिक होता है? नर्व इंपल्स। इंपल्स मींस कि आपके पास नर्व कैसे ट्रांसफर होती है आगे न्यूरॉन के अंदर। हमने देखा ना नर्व सेल को न्यूरॉन कहते हैं। तकरीबन उस टॉपिक को पढ़ाने में पहली बार पढ़ाने में तो बच्चों को तकरीबन समझो कि 2 घंटे तो लगते ही, पहली बार जब वो टॉपिक पढ़ाते हैं। और उसके बाद भी जब पढ़ाते रहते हैं तो 1-8 घंटा 1.5 घंटा तो कम से कम लगता ही है उसको पुरानी बातों को निकालने में। तो वो टॉपिक जो हम 1.5 घंटे में पढ़ते हैं, फिर मैं बच्चों को पढ़ाने के बाद ना 2 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद उनको बोलता हूं देखो इतना लंबा टाइम लगा मुझे तुम लोगों को समझाने में, ठीक है, अब आपको पता है आपका ब्रेन काम कितनी तेजी से करता है? वो बोलते हैं सर पता नहीं। मैं बोलता हूं बेटा देखो अब मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारा ब्रेन काम कितनी तेजी से करता है। अगर तुम्हारे बीच में कम्युनिकेशन का थोड़ा सा इशू है ना, क्योंकि आपको पता है कि ये जो सिस्टम होता है डिजिटल सिस्टम, उसमें ये होता है कि मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, तो बात करने के बाद आपके पास वो आवाज़ पहुँचती है थोड़ी डिले के साथ, कुछ सेकंड डिलेज के साथ, और फिर आप उस बात को सुनते हो और आंसर टाइप करते हो, फिर आपका आंसर मेरे पास आता है। तो इट टेक्स अ डिले। लेकिन अगर मैं आपसे एक बात बोलूँ, आप अपने एंड पे ऑब्जर्व करना है इसको, ये कितने हैं, हाउ मच आर दीज, कितने हैं? जवाब ना भी दो, दिमाग में जवाब आएगा, आप बोलोगे 3। जितनी देर में आपको देख के एकदम से जवाब आया ना, ये तो पहुंचा मेरे पास बहुत देर से, क्योंकि जाहिर सी बात है कनेक्शन का डिले का इशू होता है। इतना टाइम लगता है आपके ब्रेन को एक नर्व भेजने में। कहां से? अब देखो कहां से ये नर्व जाती है, इंफॉर्मेशन आती है आंखों से, यहां वाले पोर्शन में, यहां से आती है आगे इस वाले पोर्शन में, ये पेशानी वाला पोर्शन है ना, यहां पर आपके पास मेमोरी स्टोर्ड होती है, आपको पता होता है, इसका मतलब होता है 3। फिर यहां से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होकर जाती है ब्रेन के उस पार्ट पे जो जबान तक इंफॉर्मेशन को लेके जाता है। फिर आपके पास कुछ कनेक्शन जबान तक जाते हैं और कुछ कनेक्शन गले तक जाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा आपके पास आवाज निकलती यहां से, ठीक है, और वर्ड्स बनते जबान से। तो इतना टाइम फिर आपने लगा, फिर आपने आवाज निकाली, फिर आपने बोला 3, या आपने टाइप किया 3, वो तो और लंबा काम है, क्योंकि उसमें आपने मोबाइल को देखा एंड यू लुक एट 3, यू टाइप 3 एंड यू देन प्रेस एंटर। आपने मेमोरी को यूज किया कि आपको पता है कि एंटर के बटन से सेंड होता है, 3 का मतलब ये होता है, 3 ऐसे लिखा हुआ होता है। तो ये सारी बातें विद इन कुछ सेकंड्स आपके पास ये काम हो जाता है। तो इतना फास्ट आपका नर्वस सिस्टम काम करता है, विच इज वेरी 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 रिमार्केबल, जिसका आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जब आप मेडिकल की फील्ड में जाओगे, आप अगर उसको समझ के पढ़ोगे, आपकी दिमाग खुल जाएगा, यूं करके फट जाएगा कि क्या हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, पता ही नहीं है। समझे मेरे प्यारे बच्चों? तो ये तमाम फंक्शंस आपके पास नर्वस सिस्टम कंट्रोल करवा रहे होते हैं, जिसके जरिए हम कोई ना कोई चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं और कर रहे होते हैं। बिल्कुल अल्लाह ताला की कुदरत है। और मैं तो कहता हूं कि जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हैं उनको तो ज्यादा और ज्यादा जो है वो इन कुदरतों का और इन नेमतों का एहसास होता है कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं जो कि हम असेस भी नहीं कर सकते आमतौर पर। तो अभी तो आप लोग छोटे लेवल के हो, जब मैं अभी बड़े लेवल के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो कुछ सारे टॉपिक्स ऐसे ऐसे आते हैं कि उसमें बच्चों को बोलता हूँ बेटा देखो अगर बॉडी में ये नहीं होगा तो क्या होगा, चलो बता दें सर ये हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे सेल के लेवल पे चीजें, तो वो मैं उनको बताता हूं देखो तुम्हारे पास एक नहीं है, कई करोड़ों हैं इस तरह की चीजें सेल के अंदर। अगर इनमें से 1 करोड़ भी एक साथ बंद हो जाए ना, तो फिर हमारा सारा काम बंद हो जाएगा। तो ये देखो कितनी बड़ी बातें होती हैं। ये फायदा होता है बायोलॉजी पढ़ने का, जो आप आमतौर पे हम लोग नहीं देख रहे होते इस डिटेल में। हमें तो जाहिर सी बात है सवाल चाहिए होता है, उस पर टाइम का सुनना होता है। बहरहाल क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। ना क्वांटिटेटिव में क्या है, ये वेइंग बैलेंस है, ये टाइम है, ये थर्मोमीटर है। यू कैन नॉट क्वालिटीफाई योर टाइम। आप टाइम के बारे में क्वालिटी वाइज नहीं कह सकते। हम तो ये कह देते हैं ना यार क्वालिटी टाइम दो अपने घर वालों को, अपने भाई बहन को, अपने अम्मी अब्बू को। क्वालिटी टाइम, व्हाट डू दिस क्वालिटी टाइम मींस? अच्छा टाइम, हाउ डू यू मेजर इट? मतलब आप कैसे कहते हो कि टाइम अच्छा है? वो टाइम जिसमें हम हंस खेल लेते हैं तो वो अच्छा टाइम होता है। ओके, ये एक लिटरेचर के बिहाफ पे तो अच्छी बात हो सकती है कि क्वालिटी टाइम हो गया, बट अ टाइम इज समथिंग दैट नीड्स टू बी मेजर्ड। अब आपके पास क्या होता है, आप कहते हैं भाई हम 5 मिनट घूम के आए, 10 मिनट घूम के आए,
हम 1 घंटा घूम के आए, हम 2 दिन के लिए घूम के आ गए थे, यानी 48 आवर्स हम घूमते ही रहे इधर उधर, तो क्या यू आर क्वांटिफाइंग दैट पर्टिकुलर टाइम, आप उसको मेजर करके बता रहे हो कि टाइम एक क्वांटिटी है। मेरे बच्चों बात समझ में आ रही है? अब टाइम के बाद पे बातें बहुत सारी इधर उधर निकल जाती हैं, क्योंकि फिजिक्स का टॉपिक बीच में आया था टाइम से रिलेटेड, लेकिन बहरहाल टाइम आपके पास एक चीज है जो कि सिर्फ चलती रहती, वापस नहीं आती, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज है। उसके बाद थर्मोमीटर भी ऐसे ही। अब देखो मैंने जब स्क्रीन को हाथ लगाया था ना, तो स्क्रीन मुझे गर्म लग रहा था, वो तो क्वालिटी मैंने असेस कर, अब कितना गर्म है टेम्परेचर के, बाहर के टेम्परेचर के मुकाबले में, फॉर दैट आई नीड क्वांटिफिकेशन, फॉर दैट आई नीड अ थर्मोमीटर, फॉर दैट आई नीड एन इंस्ट्रूमेंट जो मुझे मेजर करके बता सके कि मेरे पास क्या मामला है, क्या मामला नहीं है, क्या चीज चल रही है। इसी तरीके से हम कहते हैं ना, एक चीज कहते हैं, यार मेरा दोस्त मुझे छोड़ के चला गया, मेरा दिल बड़ा भारी हो रहा है, यार पता नहीं क्या हो रहा है, आज माहौल थोड़ा अजीब सा है, मेरा दिल बड़ा भारी हो रहा है, ये हमारे जुमला बोले जाते हैं आमतौर पे। अभी दिल भारी होने वाला मामला जो, इसका क्या मतलब है, क्योंकि हाथी वाती का दिल आगे क्या हो गया, उसमें कुछ ऐसा मसला हो गया? नहीं ना, वो एक अपनी फीलिंग है, आप उस फीलिंग को डिफाइन करो अपने वर्ड्स के अंदर, बट यू कैन नॉट क्वांटिफाई इट। क्वांटिफिकेशन ऑफ के दिल भारी हो गया या नहीं हो गया, अगर किसी को दिल भारी हो रहा है तो उसका दिल निकाल के आप बैंक बैलेंस में चेक करते, जैसे पहला था वो अभी भी वैसा ही है, उस दिल के अंदर कुछ नहीं हुआ है, उस दिल के अंदर फीलिंग्स आ रही हैं कि वो भारी हो रहा है या हल्का हो गया। हम बोलते हैं ना, यार मैंने अपना दुख तुमसे शेयर कर लिया, मेरा दिल हल्का हो गया, वो दुख पहले से आपके दिल में था भी नहीं, तो वो हल्का कहां से होगा निकलने के बाद? तो ये हमारे कुछ जुमले हैं जो हम फर्जी तौर पे ऐसी किताबों की बेसिस पे बोल देते हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ, ठीक है। तो कोई भी चीज होगी जिसका वो भारी और हल्का होगा, तो उस भारी हल्के के लिए हमें उसको मेजर ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं हो सकता। बच्चे समझ रहे हो बात को? अब एक एग्जाम्पल है आपके पास, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल आपकी बुक में गिवन है, तो मैंने कहा मैं बुक की एग्जाम्पल पे चलूं, इससे ज्यादा इधर उधर ना हो, वरना बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, यार वो किताब में कुछ और एग्जाम्पल लिखी थी, यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल लिखी हुई थी। तो 1880 के अंदर आपके पास एक फ्रेंच फिजिशियन लेवरिन के बारे में बात हो रही है कि उन्होंने स्टडी किया ब्लड सैंपल को, किसके ब्लड सैंपल को? मलेरिया के पेशेंट को सैंपल किया। माइक्रोस्कोप में देखते हैं कोई छोटी छोटी सी चीजें इस तरह की घूम रही हैं, ही इज वॉचिंग देम, ये देख रहे हैं कि कोई छोटी छोटी चीजें आपके पास माइक्रोस्कोप में घूम रही है, उन्होंने उसको नाम दे दिया प्लाज्मोडियम का, प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया उन्होंने। अब प्लाज्मोडियम जो है वो यानी उस बंदे के ब्लड में है जिस बंदे को मलेरिया है। नाउ दैट इज समथिंग जिसको आप आपस में लिंक कर सकते हो। होता है ना हमारे खानदानों में गॉसिप्स होती हैं, तो कैसे होती हैं, यार देखा था वो उसके पास जो वो उसने गाड़ी बेची थी, तो उसके बाद वो जो है ना वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं, इसका मतलब गाड़ी बेचने के पैसों से जो पैसे मिले हैं उसको, उससे वो वर्ल्ड टूर पे जा रहा है, और हमें बोल रहा था कि बहुत गुर्बत हो गई, ये ऐसी बात हो रही थी। कनेक्शंस बनाते हैं एक एक चीज को दूसरी चीज के साथ, ऐसा ही होता है ना। तो यहां पर भी हम लोग कनेक्शंस बनाते हैं। वी फिगर्ड इट आउट कि एक बंदे को मलेरिया है और उसके ब्लड सैंपल के अंदर प्लाज्मोडियम, चलो भाई लिंक बना दो किसी भी तरीके से, तो लिंक बना दिया लेवेरॉन ने, और उन्होंने कहा कि भाई ये हो सकता है कि ऑब्जर्वेशन ये मेक बनाई गई। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्वेशन क्या की गई कि प्लाज्मोडियम जिसके पास है, जिस बंदे के ब्लड में है, उस बंदे को मलेरिया भी है। इसमें का मतलब है कि लिंक है इन दोनों का आपस में। कोई भाई खानदानी गॉसिप स्टार्ट हो गई यहां पर, हम यहां दो चीजों को आपस में एक दूसरे के साथ मिलाने लगे। अब मेरे बेटा आगे चलो, अब हाइपोथेसिस पे आता है। अब इसके साथ एग्जांपल भी जोड़ेंगे, देखेंगे अभी एग्जांपल को भी। तो अब आपके पास क्या हुआ, हाइपोथेसिस में क्या कहते हैं, हम कहते हैं अब कुछ चीजें हाइपोथेसिस के बारे में जरा समझ लेना। बच्चों को आमतौर पे बात समझी भी नहीं होती, तो वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। जो मलेरिया का पेशेंट है उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम था, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। मुझे पता है ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। ये तो खतरनाक बात हो गई सर। ये जो मलेरिया देखने वाला था, ये क्वालिटेटिव था या क्वांटिटेटिव था? सर ये क्वांटिटेटिव था। क्वांटिटेटिव क्यों कह रहे हो आप लोग? फातिमा कह रही है सर ये क्वालिटेटिव था, असलम भी कह रहे हैं क्वांटिटेटिव था, अंशरा भी कह रही है क्वांटिटेटिव था। अंशरा ये कह रही है कि सर ये माइक्रोस्कोप के जरिए क्या मेजरमेंट की थी हमने? यस और नो? माइक्रोस्कोप के जरिए हमने मेजरमेंट की थी? नहीं। फिर क्या किया था? बिकॉज ही यूज माइक्रोस्कोप, इट इज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। उसने एक मिनट में वापस जा रहा हूं पीछे, मैं वापस जा रहा हूं। ये देखो, हम ये कह रहे हैं उसने ऑब्जर्व किया, उसने देखा माइक्रोस्कोप के जरिए मलेरिया को ब्लड के अंदर, आंखों से देखा। इसमें कौन सी चीज इस्तेमाल होगी? देखो क्वांटिटेटिव के लिए हमारे पास कोई यूनिट भी तो होना चाहिए। हम टाइम को यूनिट में चेक करते हैं जी, सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज।
टेम्परेचर को चेक करते हैं फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, हम वेट को चेक करते हैं ग्राम्स में, किलोग्राम्स में, आउंस में, पाउंड्स के अंदर। हमने किस यूनिट में मेजर किया है प्लाज्मोडियम को? प्लाज्मोडियम को किस यूनिट में मेजर किया? उमर कह रहे सर क्वालिटेटिव होगा। हाँ, सो इट्स क्वालिटेटिव बिकॉज ऑफ दिस, ये वाली कंडीशन की वजह से। देख रहे हो, वी हैव सीन इट, देयर वाज नो यूनिट कि जिसकी बेसिस पे हमने उसको क्वांटिफाई किया। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, कभी भी सवाल इस तरह के किसी सवाल के अंदर आप फंसे ना जिंदगी में कहीं भी, कि जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव है, तो ऑलवेज गो फॉर द ऑप्शन कि हमने यहाँ पर यूनिट कौन सा यूज किया। आप लोग यूनिट यूज करते हो ना भाई, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है कि नहीं होता? प्रेशर का यूनिट पास्कल्स होता है कि नहीं होता? फिर इसी तरह से वॉल्यूम का होता है, आप मिलीलीटर इस्तेमाल करते हो, डेसीलीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब इस्तेमाल होता है। जहां कहीं यूनिट आता है या फॉर्मूला आता है तो वहां पे आमतौर पे क्वांटिटेटिव आपके पास बात हो रही। तो चूंकि हमने वहां पर उसको देखा है, मेजर नहीं किया, ना वजन किया, ना टाइम चेक किया, ना उसका टेम्परेचर लिया, तो इट मींस के दैट इज योर विजुअल ऑब्जर्वेशन, एंड विजुअल ऑब्जर्वेशन इज अ पार्ट ऑफ 5 सेंसेस। और 5 सेंसेस में जो भी चीज आएगी वो क्वालिटेटिव हो जाएगी रादर देन क्वांटिटेटिव। क्लियर हो गई बच्चों बात मेरी? हाँ भैया क्लियर हो गई बात? ओके, समझ गए बात को? ये कॉन्सेप्ट आपके अच्छे करवाने हम लोगों ने, ये वाले कॉन्सेप्ट अच्छे करवाने हैं कि भाई बात हो ना किसी बंदे से, बात हो तो पता चले कि भाई बच्चा जो है ना ये कोई हल्का बच्चा नहीं है, इसने अच्छे खासे अपने कॉन्सेप्ट अभी से स्ट्रॉन्ग किए हैं। ये आपको आराम से चित कर सकता है किसी भी डिबेट के अंदर, किसी भी टॉक के अंदर, ठीक है? ओके, so what were we talking about? We were talking about hypothesis. Hypothesis is a key component of scientific process. Now वो एक बार आपने चीज ऑब्जर्व कर ली ना, अब उसके बारे में हमने क्या करना है? हमने एक इंटेलिजेंट गैस करना है, एक समझ लो एक तुक्का मारना है। तुक्का कैसा है? ये देखो, इंटेलिजेंट तुक्का, साइंटिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट चीज, इंटेलिजेंट गैस मेड बाय अ साइंटिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। साइंटिस्ट जो है वो एक इंटेलिजेंट गैस यूज करता है, एक अक्लमंद किस्म का तुक्का, ठीक है? एक जुमला मारता है। वो जुमला क्या होता है? जुमला होता है किसी भी आपकी ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड। आपने ऑब्जर्वेशन की, उससे कोई डाटा समझ में आया आपको, आपने एक बात फेंक दी, मैंने बात ये फेंक दी। अब मैं एग्जांपल आप लोगों के ऊपर भी रख के देता हूँ। वैसे मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि सारे बच्चों ने मुझे सही जवाब दे दिया, तो मेरा हाइपोथेसिस ये होगा कि छाजाओ के 9th MD कैट के बच्चे जो हैं वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। अब आइदर दिस स्टेटमेंट कैन बी प्रूव्ड रॉन्ग कि पढ़ने में अच्छे नहीं है, और आइदर इट कैन बी प्रूव्ड राइट कि पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। दोनों बातें हो सकती कि नहीं हो सकती? बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं है, दोनों बातें हो सकती हैं। यस और नो मेरा बेटा? हो सकती है ना? अब मैंने ऑब्जर्व किया आप लोगों के आंसर्स को देख के, तो उसकी बिहाफ पे मैंने बात कह दी, ठीक है? अब हाँ, ये भी प्रूफ नहीं है, लेकिन ये मुझे प्रूफ करनी है। कैसे टेस्ट लूंगा मैं आपका तो प्रूफ हो जाएगी ये बात कि बच्चे हैं अच्छे पढ़ने में कि नहीं है। ऐसा ही है ना? अच्छे हैं या नहीं है, बात टेस्ट लेके प्रूव हो जाएगी। तो दिस कैन बी अ टेस्टेबल स्टेटमेंट। याद रखिएगा हाइपोथेसिस के बारे में कि यू कैन ऑलवेज टेस्ट दैट स्टेटमेंट। आपके पास ऐसी स्टेटमेंट ना हो कि आप बोलो आज सूरज मुझे थोड़ा कम तेज लग रहा है। कैसे टेस्ट करेंगे उसको? टेस्ट तो नहीं कर सकते आप, तो सिर्फ आपने सिर्फ स्टेटमेंट ऐसी फेंक दी, आज चांद मुझे बहुत ज्यादा रोशन नजर आ रहा है। चलो ल्यूमिनोसिटी चेक किया जा सकता है, लेकिन आज सूरज बहुत गर्म है। कैसे टेस्ट करोगे भाई? हाँ, एक तरीकेकार है टेस्ट करने का, बट आपके लेवल पे काम नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्पेसिफिक लेजर्स और रेडिएशंस के जरिए चेक करते हैं कि टेम्परेचर ऑफ द सन कितना है कितना नहीं है, ठीक है? हम देख के बात कर सकते हैं, जनरल बात कर सकते हैं देख के, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके टेस्ट करने से बिल्कुल बियॉन्ड होती हैं, आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हाइपोथेसिस कहना बिल्कुल बेकार होता है। मिसाल के तौर पे आप कह दो कि यानी कुछ इस तरह की चीज जो आपके रीच में ना, टेस्टेबल तो हर चीज होती है। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूं कि मुझे किसी के दिमाग में शायद ये हाइपोथेसिस है कि सर हमजा को वनीला आइसक्रीम शायद पसंद है। अब पसंद है या नहीं है, इसके लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा, मुझे वनीला आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। आई वुड बी वेरी प्लीज टू बी योर गेस्ट। लेकिन ये टेस्ट, ये बड़ा मुश्किल टेस्ट है। जाहिर सी बात है मुझे पकड़ना, ठीक है, या नहीं पकड़ना,
और फिर वो उसके बाद लेके जाना, ये बड़ा मुश्किल टेस्ट है ना। तो हाइपोथेसिस हर चीज का नहीं बनता, हाइपोथेसिस हमेशा उसका बनता है जिसको आप क्वांटिटेटिवली टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आप कैसे टेस्ट करोगे, हम सर हमजा को पसंद है, हमजा सर हमजा को टेस्ट पसंद आ गया वनीला का, उन्होंने आपने दावत करा दी, खा लिया मैंने। अब आप बोलोगे नहीं हम क्वांटिटेटिवली टेस्ट करेंगे, अगर जब तक 10 प्लेटें खत्म नहीं होंगी वनीला आइसक्रीम की, हम तो मानेंगे नहीं कि आपको जो है वो वनीला आइसक्रीम पसंद है कि नहीं पसंद है। तो 10 से पहले ही मेरा काम हो चुका होगा उस वक्त तक ना। तो हमें बहुत सारी चीजों को टेस्ट नहीं कर सकते, तो वी कैन नॉट कॉल दैट आई हाइपोथेसिस। लेकिन याद रखो अपने दोस्तों के ऊपर तुम लोग ना थोड़ा सा वो शो मारने के लिए बोल सकते हो किसी भी जगह पे कि ये हाइपोथेसिस मैंने जनरेट किया है, आई कैन टेस्ट दिस हाइपोथेसिस। समझ रहे हो बात को? तो ये वाली चीज होती है। फेज का रिएक्शन भी होता है भाई, फेज का रिएक्शन भी होता है। सर लैक ऑफ आयरन इन बॉडी, हाँ बोल तो सकते हैं, बोल तो सकते हैं। अच्छा अब देखो हमारे पास क्या होता है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल। ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिंदगी का मकसद बना लीजिए इसको। टेस्ट किए बगैर हाइपोथेसिस प्रूव नहीं हो सकता, तुक्कों पे नहीं होगा कभी भी भाई। ओहो हो ये बच्चा बीमार बच्चा है, ये बच्चा बीमार बच्चा है। इस बच्चे के साथ क्या हुआ है? इस बच्चे के साथ ये हुआ है कि मलेरिया के केस में एक इंटेलिजेंस गैस ये बनाया गया, एक तुक्का, अक्लमंद तुक्का ये मारा गया कि ऑब्जर्वेशन के बाद कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ये हमारी टेस्टेबल एक सिचुएशन बन गई, हमने इसको डाल दिया इस तरह से। अब प्लाज्मोडियम के नतीजे में मलेरिया कॉज, या प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है, बात हो गई एक तरीके से आपकी। कह रहे हैं बट इट इज ओनली अ गैस व्हिच कैन बी प्रेजेंटेड एज ए हाइपोथेसिस। अब इसको हाइपोथेसिस के तौर पे दे सकते हैं, इसके बारे में कोई बात 100% सर्टेनिटी से नहीं कह सकते। 100% सर्टेनिटी से कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास प्लाज्मोडियम की वजह से हो रही है तो फिर इस पूरे गेम में जाने की जरूरत ही नहीं थी। फिर तो हम क्यों पढ़ते इस मसले के अंदर जब हमें पहले से पता था कि प्लाज्मोडियम की वजह से ही जो है मलेरिया कॉज हो रहा है। हमें नहीं पता, इसलिए हम उसको टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं इस मसले को। ठीक हो गया? अब ये एक स्टेटमेंट बन गई है। नाउ लेट्स गो फॉर रीजनिंग। प्यारे बच्चों, हमारे पास जो रीजनिंग है वो ऐसी होती है कि वंस यू मेक अप दैट हाइपोथेसिस यू स्टार्ट गोइंग फॉर द रीजंस कि अच्छा अगर इसकी वजह से कोई मसला है तो ये ऐसे हो सकता है, ये वैसे हो सकता है। इट्स नॉट जस्ट कनेक्टेड विद दैट प्लाज्मोडियम थ्योरी। एक जनरल एक बात होती है कि आपने अब क्यों चूज किया कि प्लाज्मोडियम ही की वजह से जो है वो मलेरिया हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि आपने ब्लड सैंपल में देखा था। हो सकता है ब्लड सैंपल में कोई और भी चीज हो तो आपको दिखी ना हो। तो व्हाट वर द रीजंस कि जिसकी बेसिस पे आप ये प्रूफ करोगे कि प्लाज्मोडियम ही से आपके पास जो है वो बीमारी फैलती है मलेरिया की। तो अब इसके बारे में कुछ बातें जरा समझते जाएं। बायोलॉजिस्ट कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम, कलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉब्लम और फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस बाय यूजिंग अ रीजनिंग प्रोसेस। समटाइम्स यू यूज रीजंस टू फॉर्म ए हाइपोथेसिस। एक तो हाइपोथेसिस है ना, हमने एक चीज देखी और बना ली, चलो भाई साइड पे जाओ। एक होता है कि आपने एक चीज देखी, आपने उस पर रीजंस लगाए, वजूहात डाली उसके ऊपर कि यार ये वजह थी जिसकी बेसिस से मैं इस डायरेक्शन में सोच रहा हूं। मिसाल के तौर पे आपके भाई ने बोला कि यार आपका भाई या कोई कजन वगैरह गाड़ी लेके घर से बाहर निकलता है और आके बताता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक, गाड़ी ठोक दी उसने कहीं, या किसी ने उसकी गाड़ी ठोकी। कोई भी आके नहीं बोलेगा कि मैंने गाड़ी ठोकी है, कहीं मार दी, ना ना ना, किसी ने मुझे गाड़ी पीछे से आके हिट कर दी, ये बोलेगा वो आपको आके। गाड़ी आपकी थी। अल्लाह सबको इस तकलीफ से, दुख से महफूज रखे कि आपका कोई और भाई कोई गाड़ी चला रहा है, वो गाड़ी जाके कहीं मार दे, खर्चा बहुत होता है उस पर। अब क्या है कि आप सबसे पहले तो आप गाड़ी को जाके देखते हो, ओहो यहां पर भी डेंट पड़ा हुआ है, ओ यहां पर भी डेंट पड़ा हुआ है, अल्लाह ये क्या हो गया भाई। अच्छा आपने देख ली नजर। अब आप ना गाड़ी को देखने के बाद अब आपके पास एक हाइपोथेसिस जो है ना, वैसे तो या तो आप अपने भाई पे की बात पे यकीन कर ले, लेकिन आपको पता है कि वो जो है ना आपको वैसे भी कई बार चूना लगा चुका है, तो आप अब उसके उस चूने में आओगे नहीं, उसकी बातों में नहीं आओगे। आप बोलोगे ठीक है सही है, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, मान समझ में आ गई बात, हिट हो गई गाड़ी, टच हो गई कहीं से, कोई मसला नहीं है। आप उस गाड़ी की सिचुएशन को देखते हुए कुछ रीजंस निकालोगे। रीजंस क्या होंगे?
कि आप वजूहात निकालना शुरू करते हो। मिसाल के तौर पे आप कहते हो यार अगर ये गाड़ी सही से चला रहा था तो गाड़ी पीछे से या साइड से हिट हुई है, इसका मतलब है कोई इसको मारता हुआ गया है। ये भी हो सकता है कि इसने पहले एक दो दफा जो मेरे सामने बैठा, मैं एक बार इसके साथ बैठा था तो एक कट मारता हुआ जा रहा था गाड़ियों को, इस बार भी इसने कट मारने की कोशिश की होगी, तो इसकी कैलकुलेशन सही नहीं रही, गाड़ी ठुक गई, अब इसने खुद ही ठुकी। अब आपने कुछ क्यों रीजंस पीछे ऐसे मौजूद थे कि आपका एक्सपीरियंस उसके साथ ऐसा रह चुका है, तो ये पुटिंग डाउन सम रीजंस, और इन रीजंस की बेसिस पे आप हाइपोथेसिस ड्राइव करो। आप हाइपोथेसिस क्या निकालते हो, यार गाड़ी ने इसने खुद से मारी है। अब दिस कैन बी राइट, दिस कैन बी रॉन्ग, लेकिन अब आपने क्या किया, आपने सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं की, बल्कि ऑब्जर्वेशन के साथ कुछ रीजंस भी लगाए कि रीजन ये हो सकता है, रीजन ये हो सकता है क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ ऐसा था, तो इसका रीजन ये भी हो सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हो मेरे बच्चों? तो रीजंस आप लगाते चले आते हो एक एक करके, और उसके बिहाफ पे एक हाइपोथेसिस जनरेट करते हो कि यार तुमने पहले भी मैंने तुम्हें देखा था, तुम यूं कट मार के जा रहे थे, या तुमने बगैर इंडिकेटर की गाड़ी मोड़ दी थी और ऐसा कर दिया था वैसा कर दिया था, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी तरफ से कोई प्रॉब्लम होगी, तुम नहीं मारी है। आप रीजंस जोड़ के ना एक हाइपोथेसिस ड्राइव कर दो। बोलेगा नहीं भाई मेरी वजह से नहीं हुआ, भाई मुझे माफ कर दो, ऐसे भाई पैसे दे दो, ऐसा होता है ना आमतौर पर। खैर, अब दो टाइप के रीजंस होते हैं आपके पास, एक इंडक्टिव और एक डिडक्टिव। देखो, इंड्यूस करना और डिड्यूस करना, ये दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं। डिड्यूस कहते हैं आमतौर पे, डिड्यूस कहते हैं कि किसी बड़ी चीज से कुछ मतलब की चीज खींच के निकाल लेना। जैसे डेरिवेशन होती है ना, डेरिवेशन कहते हैं ड्राइव करना, किसी चीज को नए सिरे से बनाना। डिड्यूस कहते हैं आपके पास एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन में से अपने मतलब की कोई चीज खींच के निकाल लेना, उसको कहते हैं डिडक्शन। समझो मेरी बात को? बड़ी चीज में से अपनी मतलब की चीज खींच के निकाल लेना, इसको कहते हैं डिडक्शन, डिड्यूस करना। अम्मा अब्बा के साथ कभी आप लोगों का बुरा वक्त आता है, झगड़ा वगड़ा हो जाता है, तो क्या होता है, कभी पेरेंट्स को देखा होगा आपने, आप कोई अगर लॉजिकल बात भी कर रहे होते ना, तो वो उसको छोड़ के अपने मतलब की कोई बात निकाल के आपकी उस पर जो है ना, वो आपको डांट पड़ती है, फिर चप्पल अप्पल पड़ते हैं। ऐसा होता है बच्चों के साथ। ये कभी कभार आपको ऐसा पॉइंट रख दो पेरेंट्स के सामने कि देखें इस तरह भी तो हो सकता है, ये देखें ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो कर सकता है, तो वो आपकी लॉजिक्स को साइड पे रखते हुए किसी एक गलती को पकड़ के निकाल लेते हैं, और फिर वो आपको बताते हैं कि बेटा तुमने ये भी तो किया था, ये भी तो भूल गए तुम, याद नहीं है तुमने ये तोड़ा था, याद नहीं, तो आपको पुराना किस्सा याद दिला देते हैं। तो क्या इतनी बड़ी जो बातें आपने बोली थी, उनमें से एक बात को खींच के निकाल लेना, आपकी बात में से डिडक्शन कर ली उन्होंने, और अब आपकी शामत आ गई है। तो आमतौर पे ऐसा होता है। देखो, सिर्फ उमर ने हाँ कहा है और फातिमा ने भी हाँ कह दिया, ये बेचारे बच्चे जो है ना, ये भुगते हुए वाला मसला, ये तकरीबन सबके साथ ही होता है ऐसा। तो डिडक्शन क्या होता है, बड़ी चीज से छोटी चीज को निकाल लेना, छोटी चीज को निकाल लेना। इंडक्शन क्या होता है, इंड्यूस करना किसी के ऊपर, कोई कंडीशन किसी के ऊपर डाल देना, इंड्यूस करना किसी के ऊपर एक चीज कोई डाल देना। इंडक्शन बेसिकली क्या होती है कि आप किसी स्पेसिफिक चीज में से बड़ी कोई जर्नल चीज निकाल के ले आओ। मिसाल के तौर पे, अब जैसे हम ये कहते हैं कि मेरी फुप्पो बहुत बुरी है, मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ, एक जनरल बात कह देता हूँ, ऐसे नहीं है, ऐसे है नहीं है ऐसा, लेकिन मेरी फुप्पो बहुत बुरी। अभी क्या स्पेसिफिक चीज है, अब मैं सबके लिए बोल दूं सारी फुप्पोएं बुरी होती हैं, सारे वो फुप्पो जो फिर मीम बन जाती है आपकी, ऐसे ही होता है ना भाई। तो क्या हुआ कि अगर किसी एक बंदे के साथ बुरा हुआ था, तो वो फिर सारे बंदों के ऊपर उसको अप्लाई कर देता है सारी चीजों को, कि भाई सारे ही बंदे बुरे हैं, सारी फुप्पोएं बुरी हैं, सारे मर्द बुरे हैं, सारी औरतें बुरी हैं, इस तरह से हो जाता है ना हमारे यहाँ। तो आपकी बात ऐसी होती है। हमारे पास आमतौर पे होता है कि भाई खवातीन को, फीमेल्स को अगर किसी जगह का हेड बना दिया जाए और उनसे वो चीज़ डील नहीं हो रही होती, तो उनके जो सब ऑर्डिनेट नीचे काम करने वाले मेल होते हैं, वो कहते हैं भाई यार औरतों को तो काम ही नहीं करना आता। अब आपका मसला किसी एक खातून के साथ था, आपने उसको पूरी जर्नल फॉर्म में डाल दिया कि सारी खवातीन जो लीडिंग रोल प्ले कर ही नहीं सकती, ऐसा है ना। तो ये क्या है कि स्पेसिफिक चीज को अपने जर्नल स्केल के ऊपर फैला दिया, एक एक्सपीरियंस, बुरा एक्सपीरियंस को सबके लिए बुरा बना दिया, ऐसे ही होता है ना। तो क्या स्पेसिफिक टू जर्नल इंडक्टिव रीजनिंग, एंड जर्नल टू स्पेसिफिक अपनी मर्जी की चीज निकालना डिडक्टिव रीजनिंग। याद रहेंगे एग्जांपल्स हमेशा। इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर ये फीमेल हेड वाली एग्जांपल याद रखना है, तो आपको याद रहेगा इंडक्टिव रीजनिंग किसने कहते हैं, क्योंकि बच्चे आमतौर पर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है। और डिडक्टिव रीजनिंग में आप याद रखना, वो अपने घर में जो आपके साथ होता है कि इतनी सारी लॉजिकल बातों में से एक गलती आपके मुंह से हो जाए और वही बात खींच के जो है वो आपके मुंह पे चिस्पा कर दी जाती है कि बेटा देखो तुमने ये हरकत की थी।
ठीक है, तो दोनों एग्जांपल्स को एक एक करके याद रखना, एग्जांपल्स में भी और भी देने लगा हूं। आगे चलते हैं। नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग की एग्जांपल देने लगा। बस आखिरी बात कर रहा हूं आज की क्लास की, इसके बाद फर्दर और बात नहीं करने वाला मैं। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? इंडक्टिव रीजनिंग क्या था? पहली वाली एग्जांपल कौन सी थी कि जर्नल बातों में से आप एक स्पेसिफिक बात निकाल लो, या स्पेसिफिक बात से एक जर्नल बात कर दो। आपके साथ एक वाकया हुआ है, आपने उसको सबके ऊपर अप्लाई कर दिया कि भाई सबके साथ ऐसा ही होता है। अच्छा, आपका हाथ जल गया, मिसाल के तौर पे योर हैंड गॉट बर्न, आपका हाथ जल गया। ठीक है, आपका हाथ किससे जला? चूल्हे से जल गया। अब चूल्हे पे तो लोग खाना पकाते हैं ना, मेरा आज तक हाथ नहीं जला, मैंने कितना काम किया चूल्हे के ऊपर। ठीक है, चूल्हे के अलावा बंसन बर्नर के ऊपर भी काम किया है, केमिकल रिएजेंट्स भी यूज किए जो जलने वाले होते हैं। एक बार वाकया हो गया था मेरे साथ कि हम लोग ऑयल टेस्ट कर रहे थे पीनट्स का, पीनट्स होते हैं ना उसमें ऑयल, उसमें हमने ऑयल एक्सट्रैक्ट किया था, बहुत पुरानी बात है, और वो उसने आग पकड़ ली थी। अब आपको पता है कि पीनट का जो ऑयल होता है वो इथेनॉल के अंदर हम निकाल लेते हैं, और इथेनॉल जो है ना आपके पास हाईली फ्लेमेबल गैस होती है, वो लिक्विड होता है और वोलेटाइल फॉर्म में निकल रहा था, जहाँ उसके वेपर जाते हैं वो आग फैलने लगती है। तो आई हैड दिस बीकर इन माई हैंड, और वो उसके अंदर भी आग लगी हुई थी और बाहर भी फैल रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वो हाथ तक मेरे पहुंच नहीं थी। शायद वो बाहर बाहर जहाँ जहाँ वो लिक्विड लगा होगा आग वहां तक थी, तो वो मैंने लाके रख दिया था। हाथ मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत महफूज रहा। तो बहरहाल क्या हुआ कि आपका हाथ जल गया और चूल्हे से जल गया। अब चूल्हा तो दूसरे मकासद में भी इस्तेमाल होता है ना, खाली हाथ जलाने के लिए थोड़ी इस्तेमाल होता है। लेकिन अब क्या है कि चूल्हे से मेरा हाथ जला है, और चूंकि सारे चूल्हे एक ही तरीके से काम करते हैं, यानी इन शॉर्ट वो हाथ जलाते हैं। अब वो हाथ जलाते हैं तो अब मुझे क्या करना है भाई? चूल्हे से महफूज रखना है अपने आप को। चलो कर लो बात। तो आपने क्या किया, आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ तो आपने कहा सारे चूल्हे जलाते हैं, हाथ जलाएंगे चूल्हे, पूरा बंदा जला देंगे वो। ठीक है, तो शुड बी केयरफुल अराउंड स्टोव्स। यानी आपने इतना अपने ऊपर वो सवाल कर लिया कि अब आप डरने लगे। वो उर्दू का एक मुहावरा याद है आप लोगों को, कभी सुना होगा, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। ऐसे ही होता है ना, उर्दू में आप लोगों ने सुना होगा शायद एक जुमला। उसका मतलब क्या होता है कि अगर आप एक दूध से जल गए, गिर गया आपके मुंह पे, मुंह से जल गया, कुछ भी हो गया, तो आपने दूध से रिलेटेड हर चीज को, छाछ जो कि ठंडा होता है, उसको भी आपने कह दिया कि भाई ये भी जो है ना जला देगा। तो ये वाली हमारी पाकिस्तानी वाली मेंटालिटी होती है। पाकिस्तानी मेंटालिटी ऐसी होती है कि सबका जो है ना बोझ, एक चीज का बोझ सबके ऊपर ही डाल दो, सारे एक जैसे होते हैं। बहरहाल ये हो गया इंडक्टिव रीजनिंग। एक वाक्य से सारे चूल्हे बदनाम हो गए भाई पूरे मार्केट के। अब आ जाओ डिडक्टिव रीजनिंग के ऊपर। व्हाट इज डिडक्टिव रीजनिंग? डिडक्टिव रीजनिंग इज, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, एक जर्नल स्टेटमेंट से एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट निकाल ली। कैसे निकालते हैं? सारे, ऑल मैन आर मॉर्टल, अंग्रेजी का एक जुमला है कि सारे इंसान फानी है, सब फानी, सबने एक दिन मरना है। ठीक है, बड़ी चीज हो गई ना, सारे इंसानों ने मरना है। हमने क्या कहा, मैं सलीम इंसान है। ओहो, अब जब सारे इंसानों ने मरना है और सलीम भी इंसान है, तो सलीम ने भी क्या करना है? मरना है। रेस्ट इन पीस सलीम। अब रेस्ट इन पीस सलीम हो गया, उन्होंने ही मरना है। अब आपने क्या किया, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट से एक बिल्कुल फिल्टर आउट स्टेटमेंट कर ली। फिल्टर आउट स्टेटमेंट क्या कर ली कि सारे मर्द फानी है, सारे इंसान फानी है, सलीम साहब भी इंसान है, तो सलीम साहब ने भी एक दिन क्या है, मरना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक बहुत बड़ी जर्नल स्टेटमेंट को स्पेसिफिक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लिया, उसमें से अपनी मर्जी की बात निकाल ली। आप ये भी कह सकते थे भाई सारे इंसानों ने एक लिमिट तक जिंदगी गुजारनी है, या सारे इंसान खुश रहते हैं, सलीम साहब भी इंसान है, सलीम साहब भी खुश रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, हमने उनको पहुंचाने नीचे 6 फुट नीचे। तो सलीम साहब को हमने अलविदा कह दिया, और यहाँ पर हम क्लास को भी अलविदा कहने लगे हैं। आज की क्लास को मैं यहीं तक रोकता हूँ, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग तक। मेरे प्यारे बच्चों, इन छोटी छोटी डेफिनेशंस के ऊपर इतनी सारी एग्जांपल्स दे दे के टाइम लगाने का मकसद ये होता है कि ये बाद में भी आपके पास इस्तेमाल होती है, नॉट जस्ट इन 9th और मैट्रिक, बल्कि फर्स्ट और सेकंड में भी इस्तेमाल होती है, फिर आगे पूरी जिंदगी इस्तेमाल होती रहती है, और आमतौर पर नॉर्मल वोकैबुलरी में भी इस्तेमाल होती हैं। You can use these words like observation, hypothesis, inductive reasoning, deductive reasoning, or just simply reasoning in your daily life as well. तो इसमें जितना अच्छा कॉन्सेप्ट होगा वो उतना अच्छा आपको इस्तेमाल करने में ये इसके आसानी होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को यहीं तक रोकते हैं। आप लोगों से मैं बात बोलना चाहूंगा, मुझे बताओ कि सारे बच्चों को यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई मसला वसला तो नहीं है आज तक की क्लास में? कोई इशू आज की क्लास में, इससे पहले किसी क्लास में भैया कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? तो ट्राई टू स्प्रेड दिस प्लेटफॉर्म टू योर फ्रेंड्स एज वेल,
और आपके जो कोई कजन्स वगैरह रिलेटिव्स हैं उनको भी बताओ कि जो जो अगर यहाँ पर फ्री क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं दे कैन ज्वाइन, ताकि वो भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें, उनको भी कोई कॉन्सेप्ट्स में इशू है तो वो उसको क्लियर कर सकें, ताकि वो एक बेहतर अंदाज में अपनी ग्रूमिंग भी कर सकें। जरूरी नहीं कि आप क्लास इसलिए लेते हो कि जी हमें पेपर पास करना है, करना है, वो करना है। आपको यहाँ हमारी तरफ से मिलने का फायदा ये होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें मिल सकें। तो ट्राई टू स्प्रेड दिस मैसेज कि इस प्लेटफॉर्म को लोग ज्वाइन कर सकें, आपके स्कूल के दोस्त भी, आपके रिलेटिव्स भी, मोहल्ले के दोस्त भी, जो जो इसको ज्वाइन करना चाहे। अच्छा है, सबको फायदा होगा, इससे बहुत अच्छा फायदा होगा। अगर कोई फॉर एग्जांपल लेक्चर अपलोड नहीं हो रहा बेटा, तो आई लाइक ट्रांसफर दिस मैसेज टू द एडमिनिस्ट्रेशन, वो आपके पास फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर कोई ना कोई काम करेगी। थैंक्स फॉर योर फीडबैक। आज बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।